प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लीलाधर मंडलोई की लिखी हुई कथा तातारा वामीरो की कथा पढ़ेंगे। ये वास्तव में एक किंवदंती कहिए, लोक कथा कहिए, उस पर आधारित है। पाठ प्रवेश में उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से स्पष्ट किया है। जो सभ्यता जितनी पुरानी है, उसके बारे में उतने ही ज़्यादा किस्से कहानियाँ भी सुनने को मिलती हैं। किस्से ज़रूरी नहीं कि सचमुच उस रूप में घटित हुए हों जिस रूप में हमें सुनने या पढ़ने को मिलते हैं। हम जिस रूप में कहानी को सुन रहे हैं, ज़रूरी नहीं कहानी वैसे घटित हुई हो। कुछ और घटनाएं हो सकती हैं, शायद ये घटनाएं ना भी हुई हों, लेकिन उनमें कुछ न कुछ तो सार होता है। कोई न कोई संदेश या सीख भी निहित होती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी तमाम तरह के किस्से मशहूर हैं। उन्हीं किस्सों को उन्होंने आधार बनाकर कहानियाँ लिखी हैं। इस पाठ में भी तातारा वामीरो कथा इस द्वीप के एक छोटे से द्वीप पर केंद्रित है, जिस द्वीप के अंदर विद्वेष विद्वेष कहते हैं आपसी घृणा को, वो इतनी ज़्यादा जड़ें जमा चुकी थीं कि उनको उखाड़ फेंकना अति आवश्यक था। उखाड़ने के लिए एक युगल कहते हैं जोड़ी को, प्रायः स्त्री पुरुष की जोड़ी युगल कहलाती है, उन्हें अपना बलिदान देना पड़ा। उसी युगल के बलिदान की कथा यहाँ बयान की गई है। एक मामूली सा संदेश है। हम सब जानते हैं, प्रेम सबको जोड़ता है, घृणा दूरी बढ़ाती है। इससे भला कौन इनकार कर सकता है। इसलिए जो समाज के लिए अपने प्रेम का, अपने जीवन तक का बलिदान करता है, समाज उसे न केवल याद रखता है बल्कि उसके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देता। जिस कारण से उसने ये बलिदान दिया है, वो उस बलिदान को सार्थक करने के लिए समाज में परिवर्तन अवश्य करते हैं। यही वजह है कि तत्कालीन, तत् माने उस समय के, काल समय के घटना है, एक मिसाल कायम करते हुए, मिसाल कहते हैं उदाहरण को, इस युग को आज भी इस द्वीप के निवासी गर्व और श्रद्धा के साथ याद करते हैं। अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप है लिटिल अंडमान। ये पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। इसके बाद निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला आरंभ होती। छोटे छोटे द्वीप है, श्रृंखला मतलब एक चेन है जो शुरू हो जाती है, जो निकोबारी जनजाति की आदिम संस्कृति, आदिम अर्थात आरंभिक संस्कृति से जुड़ी हुई हैं। निकोबार द्वीप समूह का पहला प्रमुख द्वीप है कार निकोबार, जो लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर दूर है। निकोबारियों का विश्वास है कि प्राचीन काल में ये दोनों द्वीप एक ही थे। इनके विभक्त होने की एक लोक कथा है जो आज भी दोहराई जाती है। आपकी इस कहानी का मूल आधार वही लोक कथा है, जब ये दो टुकड़ों में विभक्त हो गया था। सदियों पूर्व जो लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े थे, तब वहाँ एक सुंदर सा गांव था। पास में सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था। उसका नाम था तातारा। निकोबारी उसे बेहद प्रेम करते थे। अब इस तातारा के चरित्र की विशेषताएं देखिए। एक नेक मददगार व्यक्ति था, दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता था। गांव वालों को नहीं, समूचे द्वीपवासियों की सेवा, केवल अपने ही गांव के नहीं, सारे द्वीप में जिस किसी को उसकी आवश्यकता होती थी, वो सबकी सेवा करता था। इसके कारण त्याग की वजह से वो चर्चित था, चर्चा में आता था, लोगों में प्रसिद्ध था। सभी उसका आदर करते थे, वक्त मुसीबत में उसे स्मरण करते, और वो भागा भागा बिना किसी विलंब के लोगों की सेवा में उपस्थित हो जाया करता था। दूसरे गांव में भी पर्व त्योहार के समय उसे विशेष रूप से एक विशेष अतिथि के रूप में उसे आमंत्रित किया जाता था। इन बातों से आपको पता चलना चाहिए कि तातारा किस प्रकार का व्यक्ति रहा होगा। उसका व्यक्तित्व तो आकर्षण था ही, साथ ही आत्मीय स्वभाव की वजह से लोग उसके करीब रहना चाहते थे। आत्मीय माने हर एक के अंदर आत्मभाव, मेरा है, अपना है, अपनेपन से सबको मिलता था, तो सभी लोग उसे अपने समक्ष रखना चाहते थे, उसके साथ रहना चाहते थे। पारंपरिक पोशाक के साथ, पारंपरिक शब्द पर ध्यान दीजिए, उसकी परंपरा में जो पोशाक आती है वो वही पहनता था। आजकल आप देख रहे हैं, आप स्वयं भी उसमें शामिल हैं, आपकी पारंपरिक वेशभूषा क्या है आप नहीं जानते, जानते हैं तो आप नहीं पहनते। पारंपरिक वेशभूषा धारण करने में एक आत्मगौरव का अनुभव तातारा करता था। ये उसके चरित्र की प्रमुख विशेषताओं में एक है। वो अपनी कमर में सदैव एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता।
लोगों का मत था कि बावजूद लकड़ी के होने पर उस तलवार में अद्भुत दैवीय शक्ति थी। केवल अद्भुत नहीं थी, देवताओं की ओर से ईश्वरीय शक्ति थी, जिसका कोई कारण नहीं बता सकता ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। तातारा अपनी तलवार को कभी अलग नहीं होने देता था, उसका दूसरों के सामने उपयोग भी नहीं करता था। ये सुनी सुनाई बात है, इसमें कोई चमत्कार है, इसकी तलवार में तो बहुत जादू है, लोग मान लेते होंगे। इसको हम अजम्पशन कहते हैं, मान लेना है। किस प्रकार से देखा कि उसे निरंतर अपने पास रखता है, ज़रूर कोई ना कोई चमत्कारिक वस्तु होगी जो छोड़ता नहीं है। लोगों ने किससे जोड़ दिए उसके साथ। तातारा अपनी तलवार अलग नहीं होने के कारण दूसरों के समक्ष भी उपयोग नहीं करता, किंतु उसके चर्चित साहसिक कारनामों के कारण, जैसे अद्भुत काम करता था, उसके साहस को देखकर लोग कहते थे इसके पास जो तलवार है शायद उसी से उसको ये चमत्कारिक शक्ति मिलती रहती है। तलवार में एक विलक्षण रहस्य थी। लोग बाग तलवार को अद्भुत शक्ति का होना भी मानते थे और इसीलिए वो एक विलक्षण रहस्य के रूप में प्रसिद्ध हो गई थी। एक शाम तातारा दिन भर के अथक अथक मतलब निरंतर बिना थके हुए परिश्रम के बाद, अब इस शब्द से भी आपको उसके चरित्र की विशेषता का पता चलता है, बिना थके हुए हमेशा काम में लगा रहता था। समुद्र किनारे टहलने निकला। सूरज समुद्र से लगे क्षितिज तले डूबने को था। क्षितिज कहते हैं उस पंक्ति, उस लाइन को जो आपको दूर तक दिखाई देती है, जहां आभास होता है कि धरती और आकाश मिल रहे हैं। वास्तव में ऐसी कोई स्थिति नहीं, लेकिन आप दूर से देखिए तो आकाश इतना ज़्यादा धरती पर झुका होता है, ऐसा लगता है जैसे दोनों मिल गए हैं। वही जो रेखा है क्षितिज की रेखा है। अब दूर तक समुद्र के किनारे सूर्यास्त का दृश्य है, ऐसा लग रहा है जैसे सूर्य पानी में डूबने वाला है। समुद्र से ठंडी बयारें, ठंडी हवा, सुगंधित हवा बयार कहलाती है। पक्षियों की सायकालीन चहचहाटें शनै शनै धीरे धीरे समाप्त, क्षीण हो रही थी, दुर्बल पड़ रही थी। उसका मन शांत था। विचार मग्न तातारा समुद्री बालू पर बैठकर सूर्य की अंतिम रंग बिरंगी किरणों को समुद्र पर निहारने लगा। वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य देखकर इससे आपको उसके चरित्र के बारे में पता चलता है कि प्रकृति के प्रति उसे बहुत स्नेह था, मोह था। तभी कहीं पास से उसे मधुर गीत सुनाई दिया। गीत मानो बहता हुआ उसकी तरफ आ रहा हो, गीत मानो उसे अपनी ओर खींच रहा है। बीच बीच में लहरों का संगीत सुनाई देता। गायन इतना प्रभावी था कि वो अपनी सुध बुध खोने लगा। लहरों के एक प्रबल वेग ने उसकी तंद्रा भंग की। तंद्रा कहते हैं नींद के से मोह में वो पड़ा हुआ था। संगीत का भी प्रभाव था। संगीत आपको हमेशा बड़ी से बड़ी उलझन से बाहर ला सकता है। जब भी आपको मन में अशांति लगती है, मधुर संगीत को शांति से सुनिए तो मन की गांठें खोलने लगती हैं, मन शांत होने लगता है। उसकी भी तंद्रा भंग हुई है। चैतन्य होते ही, सजग होते ही उधर बढ़ने लगा, विवश हो उठा जिधर से अब भी गीत के स्वर सुनाई दे रहे थे। वो विकल सा, पहली बार उसे लग रहा है कि संगीत उसे व्याकुल कर रहा है, आवाज़ उसे अच्छे से अपनी ओर खींच रही है। अंततः उसकी नज़र एक युवती पर पड़ी जो ढलती हुई शाम के सौंदर्य में बेसुध, वो संगीत में डूबी है, बेसुध है, उसे कोई होश नहीं है। एक टक समुद्र की देह पर डूबते आकर्षक रंगों को निहारते हुए गा रही थी। ये एक श्रृंगार गीत था। श्रृंगार अर्थात प्रेम रस का, जिसमें प्रेम की भावनाएं थीं। उसे ज्ञात ही नहीं हो सका कि कोई अजनबी युवक उसे निशब्द, निशब्द कहते हैं बिना कोई शब्द किए, बिना बोले हुए ताके जा रहा है। एकाएक ऊंची लहर उठी और उसे भिगो गई। वो हड़बड़ाहट में गाना भूल गई। जैसे पानी की लहर से तंद्रा टूटी है तातारा की, इसकी भी संगीत की जो लहरी बह रही थी उसमें बाधा उत्पन्न हुई। इससे पहले कि वो सामान्य हो पाती, उसने अपने कानों में गूंजती गंभीर आकर्षक आवाज़ सुनाई दी। एक और विशेषता है तातारा के चरित्र में, उसकी आवाज़ में गंभीरता है, आकर्षण है। तुमने एकाएक इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया? अब तातारा को ये ध्यान ही नहीं रहा कि वो स्त्री अजनबी है, उससे वो इतनी आत्मीयता से बात नहीं कर सकता। एक उसमें औपचारिकता होनी चाहिए, लेकिन वो संगीत में इतना डूब गया था कि उसे औपचारिकता का ध्यान ही नहीं रहा।
तातारा ने विनम्रता पूर्वक कहा। अपने सामने एक सुंदर युवक को देखकर वो विस्मित हुई, आश्चर्यचकित रह गई। उसके भीतर किसी कोमल भावना का संचार हुआ। अनायास ही तातारा को देखकर उसके मन में, वामीरो के मन में, ये स्त्री वामीरो है, अभी उसने बताया नहीं है, उसके मन में भी आकर्षण उत्पन्न हुआ, एक कोमल भाव उत्पन्न हुआ। किंतु अपने को संयत करके उसने बेरुखी से जवाब दिया। संयत करना, नियंत्रण करना। उसने अपने आप को रोक लिया कि नहीं, अच्छी बात नहीं है, किसी अजनबी के साथ इस तरह से बात नहीं की जानी चाहिए। तब उसने बेरुखी से बहुत ही कड़वे शब्दों में कहा, पहले बताओ तुम कौन हो, इस तरह मुझे घूरने और इस असंगत प्रश्न का कारण, असंगत माने अनुचित, तुम्हें क्या अधिकार है कि तुम मुझे ये प्रश्न पूछो। अपने गांव के अलावा किसी और गांव के युवक के प्रश्नों का उत्तर देने को मैं बाध्य नहीं हूँ। यहीं से आपको उस गांव की परंपरा का बोध हो जाना चाहिए कि अपने ही गांव के लोगों से आप वार्तालाप कर सकते हैं, संबंध स्थापित कर सकते हैं। किसी अजनबी से या दूसरे गांव वाले से आप बातचीत नहीं कर सकते, ये तुम भी जानते हो। तातारा मानो सुध बुध खोए हुए था। जवाब देने के स्थान पर उसने पुनः अपना प्रश्न दोहराया। अब वो विवश हो रहा है, उसकी भावनाएं उसके नियंत्रण में नहीं हैं। तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ, गीत पूरा करो। सचमुच तुमने बहुत सुरीला कंठ पाया। वो संगीत लहरी में ही इतना डूबा है कि उसे उसके शब्दों की कड़वाहट या असंगत भाव का एहसास नहीं हो रहा है। ये तो मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ, युवती ने कहा। सच बताओ तुम कौन हो? लपाती गांव में तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। अब उसे प्रश्न पूछने की याद आ रही है कि तुम अजनबी दिख रही हो। तातारा मानो सम्मोहित था, उस पर आकर्षित था। उसके कानों में युवती की आवाज़ ठीक से नहीं पहुंच सकी। उसने पुनः विनय की। वो फिर अपनी ही बात से दोहराया जा रहा है, तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ ना। युवती झुंझला उठी। वो कुछ और सोचने लगी। अंततः उसने निश्चय पूर्वक एक बार पुनः लगभग विरोध करते हुए कड़े स्वर में कहा। अब शायद उस युवती को ध्यान आया कि वो इसके प्रति कोमल नहीं हो सकती। कोई देख रहा होगा, कोई सुन रहा होगा गांव वाला, तो आपत्ति करेगा, क्योंकि ये नियम के विरुद्ध था। तो उसने फिर से विरोध किया है। ढीठता की हद है। मैं जब से परिचय पूछ रही हूँ और तुम बस एक ही राग अलाप रहे हो। मुहावरा है राग अलापना, एक ही बात को बार बार कहना। मुहावरों पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि आपकी परीक्षा में आने वाले मुहावरे आपके इन पाठों पर भी आधारित हो सकते हैं। गीत गाओ, गीत गाओ, आखिर क्यों? क्या तुम्हें गांव का नियम नहीं मालूम? इतना बोलकर वो जाने के लिए तेजी से मुड़ी। तातारा को मानो कुछ होश आया। तातारा ने यह आशा ही नहीं की थी कि वो उसकी आंखों से ओझल हो सकती है। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो उसके सामने रास्ता रोककर मानो गिड़गिड़ाने लगा। मुझे माफ़ कर दो, जीवन में पहली बार मैं इस तरह विचलित हुआ हूँ। तातारा अपने मन के इस परिवर्तन को समझ नहीं पा रहा है। तुम्हें देखकर मेरी चेतना लुप्त हो गई थी। मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, बस अपना नाम बता दो। तातारा ने विवशता में आग्रह किया। उसकी आंखें युवती के चेहरे पर केंद्रित थीं। उसकी आंखें उसके चेहरे से हट नहीं रही थी, क्योंकि वो अपने प्रश्न का उत्तर जानने के लिए बहुत ही व्याकुल था। उसके चेहरे पर सच्ची, किसी प्रकार से उसे चिढ़ाने की, तंग करने की नहीं, सच्ची विनम्रता से पूछ रहा है। वामीरो, एक रस घोलती आवाज़ उसके कानों में पहुंची। उसने, लड़की ने अपना नाम बता दिया, वामीरो। वामीरो, वामीरो, आह कितना सुंदर नाम है। कल भी आओगी ना यहाँ? तातारा ने याचना भरे स्वर में कहा। अब आप देख रहे हैं उसके मन की कोमल भावनाएं हैं जो जागृत हो रही हैं। वामीरो भी उससे अलग नहीं है। वामीरो के मन में भी कहीं ना कहीं उसके प्रति आकर्षण आ रहा है। कहानी को हम इसके बाद दूसरे वीडियो में पूरा करेंगे।